बच सकते हैं। तो ना एक ड्रामेटिकल भी ये चीज कर जाते होंगे कि अच्छा आई मीन मुझे कोई नजर आ रहा है, मुझे कुछ यूं हो रहा है, ये इस तरह की बात। देखिए जब आप इन चीजों को फरोग देंगे ना, जब आप इन चीजों को इनेबल करेंगे तो लोग इसको एंजॉय करेंगे। अगर आप इनको कन्फ्रंट करेंगे, हमारा तो तरीका भी ट्रीटमेंट का यही कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप एटलीस्ट इग्नोर करके डॉक्टर के पास जाएं, जो रेलिवेंट पर्सन है उसके पास जाएं। आप उसको अगर सवाल के जवाब देना शुरू कर दें तो आई डोंट नो कि ये सच था या थोड़ा सा मिला जुला झूठ था, तो उस चीज को फिर वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सामने लेकर आ जाता है। क्योंकि हर आदमी में एक ऐसा फैक्टर होता है कि वो अटेंशन लेना चाहता है। ठीक है ना। अब आप अटेंशन अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं, आप अटेंशन बुरे तरीके से भी ले सकते हैं। वो कहते हैं पीपल डू व्हाट वर्क, जो काम कर रहा होता है फिर वो करते हैं। अगर उनको लगता है कि थोड़ा बहुत चीखने से या बात करने से या आवाज निकालने से काम हो रहा है तो वो हल्की हल्की उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है। बंदा जब डिप्रेशन में होता है तो वो एक नेचर हो जाती है, चीख चीख के बात करना, चीखना, गुस्सा करना। तो बहुत सारे लोग गुस्से को भी इससे रिलेट कर जाते हैं। गुस्से देखिए ना, उनको अंदाजा होता है, जिस तरह याद है हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चा जब चीखता है तो माँ फौरन चीज दिला देती है कि अच्छा चुप हो जाओ, तो बच्चे को लेसन मिल जाता है कि ये मेरे पास एक ऐसा वेपन है कि इसको मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। अगर आप बच्चे को 5 बार रोते हुए बच्चे को टॉफी दे दें तो बच्चा 6ठी बार रोते हुए सोचेगा तो नहीं। इसी तरह बड़े अगर आप उनकी जिदों को माने या आप उनकी ऐसी चीजों को जो समझ लें कि आप एक्सेप्ट ना कर रहे हो उनको आप इस वजह से माने तो फिर वो इस काम को बाकायदा करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल आप लोग इस चीज को इतना ज्यादा नहीं मानते। आप मुझे पीर बाबू से लड़ाने की कोशिश नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ा रही। अच्छा मैं यहाँ पे ये बात भी बताऊँ कि हम लोगों ने पहले जब इस शो को डिस्कस किया, हमने कहा कि हम इस टॉपिक को लेके चलते हैं। तो पहले हमने सोचा कि अच्छा 2-3 लोगों को भी और भी बुलाते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें लगा कि नहीं, हमें इसका हल निकालना है, लाइक हमें साइंटिफिकली इसका हल निकालना है। अगर मेरे सामने पीर बाबा बैठेंगे तो वो डिफेंसिव ही होंगे, वो अपनी ये तो नहीं मानेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ। इसी तरह एक डॉक्टर होगा, तो यहाँ पे हम कोई बैठ के बहस करना सुबह पर्सनली मुझे तो बहुत बुरा लगता है। इससे बेहतर ये है कि आप किसी चीज से रिजल्ट निकालें, जब वो डिस्कशन कंप्लीट हो रहा हो तो ऑडियंस या व्यूअर को पता चले कि मैंने कुछ नई चीज सीखी है। तो आई डोंट थिंक। अच्छा, यहाँ पर हम ये बात भी करूंगी मैं जरूर कि हमने नेक्स्ट वीक इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करनी है। तो अगर किसी को ऐसा कुछ फील हो रहा है और किसी के घर में ऐसी कोई बीमारी हो रही है तो आप इस वीक में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने शो पे बैठ के उनका ट्रीटमेंट कर लें। ठीक है ना। तो अच्छा है कि एक फ्री ट्रीटमेंट भी हो जाएगा उनका और हम उनको डिस्कस भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि कोई ऐसे पेशेंट को लेकर आऊं मैं नेक्स्ट शो में जो ठीक हो चुके हैं, ठीक है, फैमिली के साथ। आई ट्राई माय बेस्ट, लेट्स सी। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जहाद कि आप हमारे शो पे आए और हमने आज इस टॉपिक को डिस्कस किया जो कि हर एक के साथ ही प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं और हर फैमिली में ये चीज एग्जिस्ट कर रही होती है। जाते जाते कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो जरूर। बस मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा जो आप बड़े कामयाबी की 3 चीजें। तो मेहनत तो है, एक कॉल आई थी मैं वहाँ बोलना चाह रहा था क्योंकि मेहनत तो है लेकिन मेहनत में स्किल्स बहुत जरूरी हैं। अगर आप गलत जगह पे मेहनत करें तो वो भी मेहनत ही होती है, लेकिन आप अपना रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे होते। तो जब आप गाड़ी निकालते हैं तो आपको पता होता है रास्ता क्या है। सही। जब डेस्टिनेशन मिलती है तो रास्ता तो आप कोई गलत चुन लें तो उसमें भी मेहनत लगती है। मेहनत करें लेकिन वो स्किल्ड हो, पता हो आपको कि आपने चीजें सीखी भी हो, मोटिवेशन हो, स्किल्स हो। और तीसरी चीज मेरे लिए दुआएं। दुआएं को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप दुआओं को एक इसकी अपनी अहमियत है, माँ की दुआ, बाप की दुआ, लोगों से लें दुआएं, ये तीनों चीजें मिलकर कामयाबी देती हैं। आई कैन फील इट इवन। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दुआएं तो बहुत जरूरी होती हैं और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। यकीनन आपकी दुआएं हमारे शो के ऊपर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी हम जाएंगे ब्रेक के ऊपर और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी अल खैर फाउंडेशन से कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके चेयरमैन भी हमारे साथ होंगे। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने पूरे बच्चों की मदद करी और आज वो बच्चे माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए हैं, अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। तो तालीम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन इसको आज हम आपको दिखाएंगे भी। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत सुबह हो रही होगी आप लोगों की। और अब तो सुबह बढ़ती जा रही है और दोपहर का आगाज़ होगा और फिर तमाम खवातीन जो है वो किचन का रुख करेंगे कि बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। खैर जी, अभी जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ये 26 साल से ये इदारा है, इदारा अल खैर वेलफेयर सोसाइटी, और ये इसको रन कर रहे हैं। 26 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो निगलेक्टेड बच्चे होते हैं, जो निगलेक्टेड फैमिलीज़ होती हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, आई मीन
झुग्गियों में रह रहे हैं, इस तरह की जगहों पे जो लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों के लिए ये इदारा जो है वो तालीम दे रहा है। और ये कितना बड़ा काम है और हम सब ने इस काम में इनको सपोर्ट करना है, इनके साथ बढ़ चढ़ के हम सब ने हिस्सा लेना है, ताकि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सके। ये इनकी भी ख्वाहिश है, ये मेरी भी ख्वाहिश है, ये तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होगी कि किसी तरह से हम दूसरों की मदद करें। ये वो मदद होती है जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले आज का टॉपिक भी आप लोगों को बता देती हूँ कि आज का टॉपिक यह है कि मुझे बताइए कि कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस्मत की, मेहनत की या पॉजिटिव सोच की। मेरा ख्याल तो यह है कि जी तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है जब भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और पॉजिटिव सोच का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग जानते हैं। वेलकम करती हूँ जी अपने शो में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मुज़ाहिर शेख जो कि चेयरमैन है इस इदारे के, और उनके साथ साथ जी तस्नीम कौसर हैं, वो CEO हैं इसी इदारे की, उनको वेलकम करते हैं। और साथ साथ उन्हीं के साथ साथ इनके स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आए हुए हैं जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करी है, बहुत मुश्किलात के साथ उन्होंने तालीम हासिल करी। इनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी लेकिन ये डटे रहे और इन्होंने तालीम हासिल की। इनको भी मैंने अपने शो पर इन्वाइट किया हुआ है। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। मैं भी आप लोगों से भी बात करूँगी, पहले आपके चेयरमैन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी मुज़ाहिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, 26 साल से आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और लाइक आज भी आप लोग बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और इसी तरह के बच्चों को जो निगलेक्ट हुए हुए हैं, जिनको माशरा नहीं कबूल कर रहा है या जो नहीं पहुंच पाते तालीम हासिल करने के लिए, आप उन तक पहुंच रहे हैं, उनके बच्चों को निकाल रहे हैं और तालीम हासिल कर। कैसे सोचा इस चीज़ के बारे में कि मुझे एक इदारा खड़ा करना है या मुझे इन बच्चों को तालीम देनी है 26 साल पहले? 26 साल असल में मैं बहुत बचपन से ही मेरा ये शौक़ भी रहा, और एक सोशल वर्क के हवाले से कि ऐसे लोग जो कि माशरे में बहुत तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, उनकी मदद की जाए। तो मैं 1965 से लेकर और 87 तक लोगों के मुख्तलिफ काम जैसे राशन तक़सीम करना, इलाज कराना, या लोगों को एक घर का घर बना के देना, इस तरह के काम मैं करता रहा। और मेरी पूरी 22 साल इसमें गुजरे। लेकिन 1987 में मैंने सोचा कि जिस तरह से हम ये मदद कर रहे हैं इससे कोई तब्दीली नहीं आ रही है। लोग उसी हालत में चले जाते हैं, और अगर कोई माली तौर पे बेहतर हो जाते हैं तो उनके पैसे का इस्तेमाल गलत करते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा सिगरेट पीने लगते हैं, ज़्यादा नशा करने लगते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना तालीम दूँ। अच्छा, तो पहले ज़रा मुझे ये बताइए कि 1965 में जब आपने सोचा, या जब आप 1965 से आप ये काम कर रहे हैं, इदारे की बात नहीं करी, सोशल वर्क की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती थी? आप उस वक्त किस तरह के काम? मैं असल में ये देखता था, मैं जिस गांव में दादू में पैदा हुआ, वहाँ पर जो थे कुछ लोग इतनी तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारते थे कि मैं कुछ लोगों को मैंने मरते हुए देखा कि उनके पास खाने को नहीं है, बीमार हो गए, इलाज के लिए पैसे नहीं और मर गए वो। तो इस कम उम्र में 8-9 साल की उम्र में मैं बहुत सेंसिटिव था, मैं सोचा कि इन लोगों की मदद की जाए। तो इसलिए मैंने 65 में सबसे पहले एक वहाँ पर एक जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता था उसमें एक आदमी रात को दुआ में बहुत रोया करता था। तो मैं उसके साथ उस उम्र में, उसने मुझे मना किया, बेटा आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने 65 में उस आदमी के लिए उसके मसाइल को उससे निकाला। अच्छा जी, और 600 रुपीज़ मैंने कलेक्शन किया था। अच्छा, जब उस वक्त से आपने फंडिंग स्टार्ट कर दी? उस वक्त मैंने फंडिंग स्टार्ट की। ठीक है। और उसमें मुझे एक जमींदार ने 50 रुपए दिए थे, अब तक मुझे याद है। अच्छा। कि उसने ये कहा था कि ये 50 रुपए आप इनसे मुझे वापस लेकर दीजिएगा। ओहो। ये भी कहा था। ये भी कहा था। सही। हाँ जी हाँ। तो फिर मैंने उसको क्या नाम है अपने मैट्रिक करके ट्यूशन करके मैंने उसको वापस किए। उसने तो नहीं किए लेकिन मैंने वापस किए। तो ये जिंदगी का एक सफर है। और इसमें फिर जब मैं एजुकेशन की तरफ आया तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इनको सिर्फ लिखना पढ़ना भी सिखा दूंगी बच्चों को तो ये भी बहुत होगा। सही। ये आपने 85 में सोचा? 87 में। ठीक है। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ाया और मैंने देखा कि इनमें तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है। और इवन ये कि जब मैं इनको साइंस पढ़ाया करता था तो मैं जो कि एक टीचर हूँ, 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि इन बच्चों में सोचने की सलाहियत ज़्यादा है निस्बतन दूसरे बच्चों के। तो एक दफ़ा एक पहली क्लास के बच्चे को मैंने पूछा कि जो झूला है, झूले का सबका पहली क्लास में हरकत के टॉपिक में है। तो झूला जी इसकी मूवमेंट मैंने उस पर ड्रॉ की, मूवमेंट ऐसे स्ट्रेट और ऐसे। तो उन्होंने कहा इसकी मूवमेंट ऐसे है। अच्छा। तो फिर उस बच्चे से मैंने पूछा कि इसकी मूवमेंट जब यूं है तो जब ये ऊपर आता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बच्चे ने कहा यहाँ 0 होगी। अच्छा। तो ये बहुत मुश्किल बात है जो मैं पहली क्लास में एक बच्चा कह रहा है 0 होगी। मैंने कहा 0 क्यों कह रहा? 0 होगी तो तभी ये वापस होगा वरना ये ऊपर जाएगा। सही। तो ये एक पहली क्लास के बच्चे ने जवाब दिया। फिर ये बच्चा जो शाहिद है जो बैठा हुआ है इस बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के
अल्ताफ साहब जो हैं डीन थे उस ज़माने में, वहाँ से आए थे केमिस्ट्री के। इसने क्या नाम उनसे एक सवाल पूछा था 1987 में, ये 87 में बहुत छोटा था, 8-9 साल का होगा, कि सर ये आप जो एटम के बारे में बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है न्यूक्लियस के गिर्द, तो लेकिन आइंस्टाइन ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट से जो चीज़ चलती है वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में, उसका मास। लेकिन आप इसका मास भी बता रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने मुझे अलग लिया, इस बच्चे ने कहा था। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने मुझे याद है आपने क्वेश्चन किया था? अच्छा, तो माशाल्लाह बड़े शार्प थे आप पढ़ाई में, बहुत जीनियस। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा, वो भी कंफ्यूज हो गए, उनको भी कंफ्यूज कर दिया। तो बड़ा टैलेंट इन लोगों में, और उनको जब चांस मिला तो आप ये देखें कि एक बच्ची ने कराची यूनिवर्सिटी से बीएस डिपार्टमेंट से, नरगिस ने फर्स्ट क्लास 3rd पोजीशन ली है माशाल्लाह। और एक ये सारी क्रेडिट आपको जाता है अल-खैर फाउंडेशन और एक मोहसिन लड़का आया नहीं, उसने फर्स्ट क्लास 1st पोजीशन अभी ले रहा है। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी तस्नीम कौसर के, जब अब आपकी तो आप भी इस इदारे में काम कर रही हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को आती हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसी फैमिलीज़ में जाकर के इस बात की अवेयरनेस देना, इस बात को बताना कि नहीं तालीम बहुत ज़रूरी है, फिर उनके बच्चों को बाहर लेकर आना, क्योंकि उन लोगों के तो अपने क्लॉज होते हैं कि वो लोग बस काम पे जाना है, जी बच्चे ने काम करना है, बच्चे ने पढ़ाई नहीं करनी, तो किस तरह से आप उनको जाके बताते हैं कि नहीं पढ़ाई तालीम बहुत ज़रूरी है, किस तरह से उनके बच्चे को आप बाहर निकालती हैं? असल में अभी तक तो पेरेंट्स का तो कॉज ही नहीं है ना कि वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। अच्छा, अभी तक वो लोग नहीं चाहते? अभी तक काफ़ी हद, अब तो मतलब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी ना अमूमन ऐसा ही है ना। तो हम उनको मतलब घरों में भी जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको समझाते भी हैं। तो शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात थी और सारा ये प्रोसेस था शुरू का। अब ये कि काफ़ी बेहतर हो गया है। अब मतलब पेरेंट्स खुद आते हैं एडमिशन के लिए। अच्छा। और आ रहे हैं, और उसके अलावा उनके घरों में जो मसाइल होते हैं तो उनको हम शेयर करते हैं उनके साथ ना। अच्छा। हम जो पेरेंट्स होते हैं उनसे पूरा उनके घर के मुतालिक जो भी प्रॉब्लम होते हैं, मसले होते हैं उनके, वो उनके साथ बात करते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी हद तक उनके मसाइल को हल करने की। अच्छा, तो ये भी चीज़ भी हो रही होती है, साथ में काउंसलिंग भी चल रही होती है, सोशल वर्क ये वाला भी काम चल रहा होता है? उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा बताइए कि अल खैर वेलफेयर सोसाइटी जो है आपकी कि कहाँ पर है ये, और कहाँ के बच्चों को आप लोग जो है वो इस वक्त 4 जगह पर है। अच्छा। एक तो हमारा स्कूल है नई कराची की कच्ची आबादी मुस्तफ़ा कॉलोनी, ठीक है, सेक्टर 5J में। तो वहाँ 1987 में कोई तकरीबन 300 झुग्गियाँ। आपने पहला स्कूल वहीं पे स्टार्ट किया था? और स्कूल का आगाज भी इस तरह किया था कि मैं जब, थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपने किस तरह से स्टार्ट लिया, उस वक्त आपको क्या परेशानियाँ? मैं जब ये सर्वे कर रहा था कि मैंने स्कूल कहाँ खोलना है, तो मेरा बात से ये मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मैं वहाँ स्कूल खोलूँ जहाँ मुझे ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़े, जहाँ पे बच्चों की माशी और इखलाकी हालत ज़्यादा ख़राब हो इलाके की। तो उसके लिए मैंने औरंगी टाउन के कुछ इलाके सर्वे किए, लांढी के किए, न्यू कराची में किए। तो मुझे फिर इस इलाके में महसूस हुआ कि यहाँ ज़्यादा बुरी हालत है, माशी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पे तालीम की कमी है, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो कमी है, लेकिन मजीद मसाइल बहुत सारे हैं। सही। तो फिर मैंने वहाँ पर जहाँ पर एक जगह पर एक झुग्गी से इसका आगाज किया। ठीक है। अच्छा, तो आपने झुग्गी डाली और वहाँ पे आपने स्कूलिंग स्टार्ट करी? वहाँ से एक बोर्ड लगा के और वहीं से 2-4 बच्चे बिठा के। उस वक्त कितनी खुशी हुई होगी आपको जब आपने बोर्ड लगाया और बच्चों ने आना स्टार्ट किया, तो आपको लगा कि आप अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं सोच रहा था कि ये बैठेंगे बस गिनती सीख लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जब वो मेरी, और वाहिद टीचर उस वक्त आप थे? नहीं था। अच्छा। जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया दिलचस्पी के साथ, मोहब्बत के साथ, उनके मैंने इवन के पेशाब पखाने भी साफ किए। अच्छा। हाँ, ऐसे बच्चे बढ़े तो बच्चों ने पखाना पेशाब कर दिया, छोटे बड़े में साफ भी किए। और फिर मैंने उनके साथ लंच करता था। अच्छा। डेली, ये भी किया मैंने। उनको प्यार देना, प्यार दिया, शेल्टर प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे फिर वहाँ बढ़ना शुरू हो गए तेजी के साथ, 100 बच्चे हो गए वहाँ। तो फिर मुझे जगह चाहिए थी, तो फिर मैंने बराबर के घर लेना शुरू किया, एक झुग्गी। तो तकरीबन 34 के करीब झुग्गियाँ अब तक ले चुके हैं। 34? अच्छा, तो ये झुग्गी में ही पढ़ाया जाए? झुग्गियाँ फिर हमने उनको खत्म करके हमने वहाँ के कमरे बनाए। और अब वहाँ 60 कमरे हैं। ठीक है। 60 रूम्स हैं उसी जगह पे, और उसमें 2200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो शुरू में ये था कि लोग ये समझते थे 2200 बच्चे माशाल्लाह, कि ये तो जी 1-2 बच्चों से स्टार्ट हुआ ये स्कूल, झुग्गी से इन्होंने स्टार्ट लिया, और किसी उसमें नहीं कि इससे इनको पैसा कमाना था, सिर्फ एक हेल्पिंग के लिए, लोगों की हेल्प के लिए ये चीज़ सोची कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे उस जगह की मदद करनी है। तो उन्होंने एक झुग्गी डाली और ये इदारा अल खैर वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ हुआ, और आज माशाल्लाह उसी स्कूल में 2200 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, और हम बहुत खुशी की बात है वाकई के। जी। तो उसमें फिर ये भी हुआ कि
शुरू में लोग ये समझते थे, शक करते थे कि ये शख्स इतनी ज़्यादा क्यों वक्त देता है, इतना ज़्यादा क्यों काम कर रहा है। तो लोगों ने भी तो आ जाती है ना बीच में, भी हुई, मुझे काफ़ी सामना करना पड़ा। किस टाइप की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा? कि लोग हर जगह कोई ऐसे भी अनासिर होते हैं जो कि क्या नाम है नहीं चाहते कि ये काम हो। तो अच्छा, आपको रोका गया? जी, रोका भी गया, कई दफ़ा रोका गया, और मैं कभी भी किसी के सवाल का जवाब ही नहीं दिया आज तक। ठीक है। मुझे लोग गालियाँ दे के जाते थे, मैं गालियाँ सुन के फिर भी पढ़ा रहा था। एक दफ़ा मेरी क्लास में 2 लड़के इंटर हुए, मैं पढ़ा रहा था, उन्होंने मुझे अंदर घुस के गालियाँ दी। अच्छा। और बहुत बुरी तरह से मुझे